हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन राज, आपका टीचर केमिस्ट्री आज आप लोगों का पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि पिछले क्लास से हम लोग स्टार्ट किए हैं। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का चैप्टर का नाम है। और पिछले क्लास हम लोग कहां तक पढ़े थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़े थे। उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है? 4 कैरेक्टरिस्टिक होता है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है? पहला होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टिनी इन साइज। दूसरा होता है पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तीसरा होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली। और चौथा होता है पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। इसमें से हम लोग कुछ पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़े हैं इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टिनी इन साइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके दूसरा हम लोग पढ़े थे पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। उसके तीसरा हम लोग पढ़े थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली। ये 3 हम लोग पढ़ चुके थे। और उसके बाद फिर ये भी हम लोग पढ़े थे कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का कुछ डेली लाइफ में क्या एग्जांपल होता है, ये सब हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये जो है इसमें हम लोग को ये पढ़ना है और यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे कि अब स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देयर इज ए फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द पार्टिकुलेट मैटर दैट कीप्स इट टुगेदर। मतलब बोला जा रहा है ना इसमें कि मैटर के जो पार्टिकुलेट होता है उसमें एक फोर्स होता है, और वो कैसा एक्ट करता है? वो पार्टिकुलेट फोर्स हो जाता है, इंटर पार्टिकुलेट फोर्स। ठीक है ना, वो एक दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है, उसको हम लोग का नाम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकुलेट फोर्स ऑफ मैटर। ठीक है ना। और ये क्या करता है ना, दो पार्टिकल्स को जो होता है ना, एक दूसरे को अपने साथ जोड़ के रखता है। जोड़ के कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को बॉन्ड में रखता है। बॉन्ड, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है। वो फोर्स का नाम क्या है? इंटर पार्टिकुलर फोर्स। आगे देखिए क्या बोल रहा है। सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज गैस, सम अदर्स एग्जिस्ट एज सॉलिड क्रिस्टल एंड डू नॉट ब्रेक इजिली एंड अदर एग्जिस्ट एज लिक्विड। अब देखिए, कुछ सब्सटेंस जो होता है ना गैस में एग्जिस्ट करता है, दूसरा क्या एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, और तीसरा किस में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड क्रिस्टल जो होता है उसको इजीली हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। अब देखिए, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है अट्रैक्शन का, मतलब दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, कौन सा फोर्स? इंटर पार्टिकुलर फोर्स लग रहा है। और उसका मैग्नीट्यूड अगर वो ज़्यादा होगा तो वो मैटर का जो स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा? सॉलिड होगा। कम होगा तो गैस होगा, और मीडियम में होगा तो क्या होगा? लिक्विड होगा। तो यही मतलब जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, यही डिसाइड करता है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा? सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। अब देखिए आगे क्या है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉलोड बाय दोज ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। अब बोला जा रहा है इसमें कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड का इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड और गैस में। ठीक है। अब देखिए, फॉलोड बाय दोज ऑफ लिक्विड, मतलब सॉलिड का जो होता है वो तो लिक्विड से भी ज़्यादा होता है और गैस से तो होता ही है, और लिक्विड का जो होता है गैस से ज़्यादा होता है और सॉलिड से कम होता है, और गैस का तो सबसे कम होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें बोल रहा है ना, यू विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब बोला जा रहा है इसमें कि जो एक चॉक होता है ना, उसका पीस हम लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। किसमें? स्मॉलर पार्टिकल्स में। इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू ब्रेक ए क्यूब ऑफ आइस। लेकिन एक क्यूब ऑफ आइस जो होता है, मतलब आइस का क्यूब होता है, उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू चॉक को ब्रेक करने में। ठीक है। वेयर एज द आयरन नेल डज नॉट ब्रेक एट ऑल इवन एट विथ ए लार्ज फोर्स। यहाँ तक कि जो आयरन नेल होता है उसको हम लोग नहीं ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि ज़्यादा फोर्स देने के बावजूद भी। अब बताइए, तीनों का तीनों क्या है? सॉलिड है। चाहे वो चॉक हो वो भी सॉलिड है, आइस क्यूब वो भी सॉलिड है, और आयरन नेल भी आइस क्यूब है। लेकिन देखिए, चॉक को ब्रेक करने के लिए हम लोग को कम फोर्स लगता है एज कम्पेयर टू आइस क्यूब। आइस क्यूब को थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स देंगे तो आइस क्यूब भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो नेल होता है आयरन नेल को क्या हम लोग ब्रेक कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि ज़्यादा फोर्स लगाने के बावजूद भी। तो फिर क्या है इसमें रीजन? तो इसमें रीजन यही है कि आयरन नेल में जो होता है इंटर पार्टिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसका? आइस क्यूब में, और फिर क्या कहते हैं? चॉक के कंपेयर में। ठीक है। अब देखिए, इट गेट्स डिफॉर्म्ड ऑन प्रोलॉन्ग बीटिंग। अब देखिए, आयरन नेल जो होता है वो डिफॉर्म्ड होगा। कब वो डिफॉर्म्ड होगा? जब इसमें लगातार बीटिंग होगा, मतलब इसमें हैमरिंग करते रहेंगे प्रोलॉन्ग ज़्यादा फोर्स के साथ, तो फिर ये क्या होगा? टूटेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ
डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंसेज। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वेरीज करता है किसमें, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। पार्टिकल्स जो सब्सटेंस का पार्टिकल्स है उस पर डिपेंड करता है और यहाँ तक कि मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड एंड द वीकेस्ट इन गैसेज। अब बोला जा रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सॉलिड में और वीकेस्ट होता है गैसेज में। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज अमंग द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। और ये एक्टिविटी प्रूव करता है कि पार्टिकल्स के जो बीच में फोर्स होता है अट्रैक्शन का वो वेरीज करता है पार्टिकल्स का डिफरेंट सब्सटेंसेज में, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ वीक इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैसेज एंड इन देखिए the property of weak interparticular attraction in case of gases and strong interparticular attraction in case of solid is depicted in the action of moving the hand freely through air and in the ability to do so through a brick। अब इसमें बोल रहा है ना कि द प्रॉपर्टी ऑफ वीक इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैस। अब गैस का जो प्रॉपर्टी है वो इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है, उसमें वीक होता है और स्ट्रॉन्ग किस में होता है, सॉलिड में होता है। यही रीजन है कि हम लोग जो एयर में है ना अपना फ्रीली हैंड को मूव कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रिक मतलब ईटा में क्या हम लोग मूव कर सकते हैं हाथ, अगर हाथ उसमें लगाएंगे तो हाथ में ही चोट लगेगा, ठीक है ना। ईटा कुछ नहीं होगा क्योंकि ईटा क्या है, सॉलिड है और एयर क्या है, गैस है। तो गैस के बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो होता है अट्रैक्शन वो क्या होता है, वीकेस्ट होता है और सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं ना पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है वो गैस में ज़्यादा होता है और सॉलिड में क्या होता है, कम होता है। इस वजह से हम लोग हैंड उसमें फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं ब्रिक में, एज कम्पेयर टू एयर में हम लोग मूव कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव वीक इंटर, वही चीज़ हम बता रहा है, वीक इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन होता है एंड हैव लार्ज इंटर पार्टिकुलर स्पेस। ये भी आपको बताएं कि इसमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। विच अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ हैंड, यही अलाउ करता है क्या, फ्री मूवमेंट का, हैंड का फ्री मूवमेंट उसमें होने का, ठीक है ना। इन केस ऑफ सॉलिड, अब सॉलिड के केस में क्या होता है, इट इज एग्जैक्टली द अपोजिट, इसका अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब क्या होता है, इसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा और यही कारण है कि इसमें जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो टाइटली पैक्ड होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स और इंटरपार्टिकुलर हो जाता है दोनों के बीच में और इट इज़ इम्पॉसिबल टू मूव द हैंड थ्रू ए ब्रिक, और ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि ब्रिक्स के थ्रू हम लोग अपना हाथ को मूव करा सकें। तो इतना हम लोग ये देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग जल्दी बुक निकाल के बैठे हैं कि नहीं, अब पेज पलटाइए। अब हम लोग अभी क्या 11 पेज नंबर 11 पढ़ रहे हैं, अब आगे हम लोग पेज पलटाते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 12 में क्या है, द वाटर बेड्स, एक एक्टिविटी है उसी का ये नीचे लिखा हुआ है, द वाटर बेड्स अप टू द वाटर बेड्स अप ऑन द वैक्स पेपर एंड स्टे टुगेदर व्हेन द वैक्स पेपर इज टिल्टेड। अब देखिए बोला जा रहा है ना कि वैक्स पेपर पे अगर हम लोग वाटर रखते हैं तो वो क्या होता है, अगर मान लीजिए इस जगह पे, तो वो क्या होता है, पानी जो होता है एक साथ मतलब मिल जाता है, अगर बूंद बूंद देंगे तो वो पानी एक साथ मिलता है ना, तो वो क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द ड्रॉप्स। अब ये जो ड्रॉप्स बन गया वाटर का उसमें, उसको डिफिकल्ट होता है सेपरेट करने का। मतलब हम लोग ये देखिए ना, वाटर का वैक्स का जो पेपर होता है, वाटर को सेपरेटली हम लोग रखे थे, मतलब 2 बूंद मान लीजिए 2 ड्रॉप्स वाटर उसमें हम वैक्स के पेपर पे रखे, तो अगर हम लोग ऐसे हिलाएं डुलाएंगे तो वो पानी जो होता है उसमें मिल जाता है, और मिलने के बाद हम लोग कितना भी उसको पेपर को हिलाएंगे नहीं तो वो फिर वापस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। When the drops touch, they combine quickly and easily। जैसे ही वाटर का ड्रॉप्स टच होता है वो क्या होता है, कंबाइन कर जाता है और एक साथ इजिली वो ज्वाइंट हो जाता है, मिल जाता है। दिस एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और ये एक्टिविटी क्या बताता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है अट्रैक्ट करता है एक दूसरे के साथ। अब देखिए क्या, अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दीज स्टेट्स, पार्टिकल्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर फॉलो द ऑर्डर एज गिवन बिलो। अब इसमें अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में 3 स्टेट के बीच में ऐसे ऐसे होता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैस, ठीक है। द ट्रेंड इज अपोजिट टू दैट फॉर इंटर पार्टिकुलर स्पेस विच फॉलोज एज द ऑर्डर। अब इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होता है इसका अपोजिट होता है, गैस में क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इस वजह से इसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्स क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। गैस में ज़्यादा होता है क्या, इंटर पार्टिकुलर स्पेस एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड में कितना होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। मतलब सॉलिड से जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होता है लिक्विड में ज़्यादा होता है और लिक्विड से ज़्यादा होता है गैस में, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है उसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये काइनेटिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही अच्छे ध्यान से समझने की कोशिश हम लोग करें कि क्या होता है काइनेटिक थ्योरी।
देखते हैं। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ऑफर्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर इंट्रैक्शन। अब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का है वो क्या ऑफर करता है, डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का, किसका, पार्टिकल्स का और देयर इसका इंट्रैक्शन के बीच में। काइनेटिक थ्योरी यही बताता है कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है पार्टिकल्स का और उसका इंट्रैक्शन, ठीक है। इट presents a number of true facts related to matter and their states and explain the behavior of matter and the most of its properties। और ये क्या बताता है ना कि ये मतलब नंबर जो ट्रू फैक्ट है रिलेटेड टू किसका, मैटर का और इसका पार्टिकल्स का, और साथ में स्टेट्स जो कि एक्सप्लेन करता है क्या, बिहेवियर ऑफ मैटर एंड द मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर का बिहेवियर और इसका प्रॉपर्टीज क्या है ये एक्सप्लेन करता है कौन, काइनेटिक थ्योरी बताता है कि मैटर का क्या प्रॉपर्टीज है, वो भी माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा से छोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग टू क्या है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 करके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या वो पॉइंट। ऑल मैटर इज मेड ऑफ टिनी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स एंड ईच मैटर हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स विद डिफरेंट साइज एंड मास। अब बोला जा रहा है कि सभी मैटर जो है किसका बना हुआ है, टिनी माइक्रोस्कोपिक और मूविंग पार्टिकल्स से बना हुआ है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि ईच मैटर हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, और सभी मैटर का जो होता है पार्टिकल्स डिफरेंट होता है, और साथ में उसका जो साइज भी होता है वो भी डिफरेंट होता है और मास भी उसका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मूवमेंट। पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअस मूवमेंट करता है। ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग ऑल द टाइम इन रैंडम डायरेक्शन। और ये जो पार्टिकल्स है हर टाइम मूव करता है रैंडमली, कौन सा डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। और इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमिन मोशन बोलते हैं। अभी जस्ट हम लोग आगे पढ़े थे ब्रोमिन मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन को हम लोग बोलते हैं ब्रोमिन मोशन। अब आगे थर्ड पॉइंट में देखिए क्या होता है, द स्पीड ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल्स, टेम्परेचर एंड सेवरल अदर फैक्टर्स दैट यू विल नो लेटर ऑन। अब जो स्पीड है मूवमेंट किसका, पार्टिकल्स का, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स क्या मास है उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और सेवरल अदर फैक्टर कुछ और भी फैक्टर है जो कि आप लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। द वर्ड काइनेटिक, काइनेटिक मीन्स क्या होता है, मूवमेंट होता है। हैंस काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। काइनेटिक मतलब क्या होता है, मूवमेंट, और इसी कारण से हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलेटेड टू मूवमेंट। अब देखिए रिमेंबर दैट द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्चुअली ए मेजर ऑफ its average kinetic energy and kinetic energy of a particle is related to its velocity according to the following equation। अब बोला जा रहा है ना कि याद रखना है आप लोगों को क्या, टेम्परेचर जो होता है सब्सटेंस का वो एक्चुअली मेजर होता है किसका, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स इज, और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में क्या रिलेटेड होता है, वेलोसिटी के साथ और उसका मास के साथ। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब के इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर। एम क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल्स, और बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ये डिपेंड करता है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द पार्टिकल्स और बी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। तो इसमें से देखिए क्या, वेयर एज एम इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल्स, और भी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। अब डिपेंड्स करने का मतलब ये होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है डिपेंड्स कर रहा है किस पे, मास और वेलोसिटी पे। तो इसका मतलब ये होता है ना अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मास घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, और वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा, ठीक है ना। मतलब ये दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक बढ़ेगा या घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी इफेक्ट करेगा, इसलिए वो उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, whereas kinetic energy represents kinetic energy of a particles। अब kinetic energy represent करता है kinetic energy का particles का। as velocity increases so does kinetic energy, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। ऑफ कोर्स द इन्वर्स इज आल्सो ट्रू, इसका इन्वर्स भी ट्रू है, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज सो डज वेलोसिटी इंक्रीजेज। मतलब ये इन्वर्स इसमें ये बोल रहा है ना कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या फिर मास बढ़ेगा, ठीक है। तो मास तो लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है। ये अगर मान लीजिए 10 kg बोल दिया है तो 10 kg ही रहेगा, लेकिन उसका बढ़ेगा घटेगा क्या, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम के तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी घटे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यू कैन सी फ्रॉम द रिलेशन हाउ ए मॉलिक्यूल विथ ए हायर टेम्परेचर विल मूविंग फास्टर। अब हम लोग आगे रिलेशनशिप में देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करता है फास्टर। अब देखिए टेम्परेचर जो होता है थर्मल एनर्जी होता है, क्या होता है टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी होता है। एंड द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल आर आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड एज पर देयर थ्योरी, एंड दिस रिलेशन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज शोन बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड सॉल्युबिलिटी। अब देखिए अब पहले हम लोग क्या देखे थे, रेट ऑफ डिफ्यूजन देखे थे ना, और सॉल्युबिलिटी देखे थे, सॉलिड लिक्विड में सॉलिड कैसे डिफ्यूज सॉल्यूबल होता है।
तो ये जो होता है प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड ऐसे करता है, जैसे मान लीजिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? गैप बढ़ेगा। गैप कैसे बढ़ेगा? उसके बीच में जो मोशन होता है ना वो स्पीड अप होगा। स्पीड अप करेगा मतलब वो मोशन इंक्रीज करेगा। जब मोशन इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी बढ़ा ना, जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना भाई। और ऐसे हम लोग डिफ्यूजन पे तो आगे पहले पढ़ ही चुके हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें याद क्या रखना है? काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और इसका इन्वर्स पर भी डिपेंड। इन्वर्स करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैक योर प्रोग्रेस करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन ये है 1 से लेकर 10 तक, ये आप लोगों का होमवर्क होगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बना के आना, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बोलिएगा, तो क्वेश्चन भी आप लोगों का हम उसको सॉल्यूशन आप लोग के लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़ होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, उसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आगे का जो पढ़ाई होगा वो छूटेगा नहीं। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और हाँ, एक बार इसको बुक में कम से कम खुद से पढ़ने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो होता है ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग तो आपको एक बार पढ़ा देंगे, समझा देंगे, समझ लेंगे, लेकिन ये थोड़ा देर के लिए रहेगा। लेकिन अगर आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा देर तक आपके पास रहेगा, समझ आप लोगों के पास ज़्यादा देर तक रहेगा, तो आप लोग अच्छे से समझ सके, अच्छे से कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी जवाब इसका दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं। थैंक यू।